नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रोहित पांडे। आज चर्चा करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप कहेंगे उनकी क्या चर्चा करनी, उनकी तो रोज चर्चा होती है। चर्चा इस बात की कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को मिली है जान से मारने की धमकी। वैसे रोहित, मुझे लगता है ये इतनी आम बात हो गई है, मुंह उठाकर कोई भी कॉल कर देता है किसी भी कंट्रोल रूम में। कभी योगी आदित्यनाथ को धमकी, कभी नरेंद्र मोदी को धमकी, और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो या तो मानसिक विक्षिप्त या फिर ये मतलब शरारती तत्व होते हैं। जरा बताएंगे इस खबर के बारे में। देखिए, ये ठीक वैसे ही है कि कोई भी घटना घटती है तो लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मा ले लिया, ठीक है, या कोई भी लॉरेंस के नाम पर धमकी दे रहा है सलमान खान को, पप्पू यादव को, बाद में पकड़े जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकियाँ कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ जब पंजाब गए और पीएम मोदी का वो डायलॉग ही कह सकते हैं, जाओ अपने सीएम को बता देना मैं जिंदा लौट आया। तो इसके अलावा भी तमाम बार ऐसी धमकियां जो फ़ोन कॉल के जरिए रही। मोदी को 6 साल में पिछले 3 बड़ी धमकियां मिल चुकी हैं। सबसे पहले 2023 में हरियाणा के एक शख्स ने वीडियो वायरल करते हुए मोदी को गोली से मारने की धमकी दी थी। वीडियो में युवक ने खुद को हरियाणा का बदमाश और का बताया था और उसने अपनी जगह भी बताई थी, गाँव मोहाना सोनीपत का रहने वाला हूँ। वीडियो में उसने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे सामने आ जाए तो मैं गोली मार दूंगा। फिर 2022 में आप चलिए, पीएम मोदी को जेवियर नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी। जेवियर ने केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन को भेजे खत में जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा था, मोदी का हाल राजीव गांधी जैसा होगा। उस वक्त पीएम केरल के दौरे पर जा रहे थे। बाद में पुलिस ने धमकी देने वालों को अरेस्ट कर लिया था। 2018 का जिक्र करेंगे तो महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान नाम के शख्स ने फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी। उसने खुद को आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सदस्य बताते हुए देश के 5 प्रमुख शहरों में विस्फोट करने की बात कही। शख्स ने प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के झंडे की फोटो भी डाली थी। और ये जो 3 बड़ी धमकियां थी, 2018, फिर 22, फिर 23, 22 के बाद 23 और फिर अब 2024 में महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हुए हैं और देश में तमाम हिस्सों पे मस्जिद और दरगाह का विवाद चल रहा है। वो चाहे राजस्थान में अजमेर शरीफ का विवाद हो या फिर संभल में मामला हो या फिर मथुरा में भी आज सुनवाई है मथुरा मामले को लेकर कोर्ट में। तो तमाम ऐसे विवाद चल रहे हैं और उस बीच ये धमकी आना निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए अगर नम्रता सिंपल सी बात अगर कोई कहता है, कोई भी हो, XYZ कोई भी उस पद पर हो, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एसपीजी की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है उनकी सुरक्षा करने वालों को, क्योंकि नहीं देखिए, आप इमेजिन कीजिए। पहले तो अगर मैं इस खबर के बारे में बताऊं तो महाराष्ट्र से तार जुड़ रहे हैं। 34 साल की महिला, कंट्रोल रूम में फोन आया। हालांकि जब पुलिस ने कॉल ट्रेस किया तो महिला को पकड़ लिया और उसके बाद पता लगा कि मानसिक विक्षिप्त है। कोई पुराना इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे चिंता की जाए। लेकिन आप सोच के देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कॉल आ जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कॉल आ जाए, ये पुलिस महकमे में हड़कंप मचने वाली बात तो है ही। और मुझे लगता है कि नम्रता, कोई भी अगर झूठी कॉल भी है तो आप और सिक्योरिटी संभालने वाले लोग और पुलिस उसे हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, मामला गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है, रक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, या ऐसे सीएम जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, फायर ब्रांड हैं, तो उनको अगर कोई धमकी जाती है तो ये एक्शन तुरंत होता है। अगर अभी कोई ऐसे सीएम को धमकी आ जाए जिनको उतनी मतलब उस तरीके की शब्द इस्तेमाल नहीं करते अपने भाषणों में, तो एक बार आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, किसी ने कर दिया होगा, या ऐसे नेताओं को कि जो इतने पॉपुलर ना हो। लेकिन अगर बात प्रधानमंत्री की है और फायर ब्रांड नेताओं की है, सीएम की है, तो फिर सुरक्षा एजेंसियों की भी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो हर एक कॉल को सीरियस ले। और इसीलिए महाराष्ट्र से नम्रता ये जो धमकी आई उसके बाद तुरंत एक्शन में, और वो भी रोहित ऐसे टाइम पर जब महाराष्ट्र में जीत हुई है, महायुति की जीत हुई है। संभल में अगर आप यूपी की बात करेंगे तो संभल में पूरा विवाद चल रहा है। ऐसे में अगर धमकी आती है तो चिंता का विषय है ही। बिल्कुल। देखिए, जब विवाद आपके चल रहे हो, मैंने कहा संभल का विवाद हो, दरगाह का विवाद हो, दिल्ली में कई मस्जिदों को लेकर इस वक्त तमाम तरीके से सर्वे हो रहे हैं, अवैध निर्माण हटवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भले ही इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, बीजेपी की तरफ से किसी ने याचिका भले नहीं डाली हो, लेकिन नम्रता कहीं ना कहीं इसे जोड़ दिया जाता है कि बीजेपी सरकार में, इसलिए लोग इस तरीके की याचिकाएं डाल रहे हैं। बिल्कुल। लोगों को अब ये उम्मीद हो गई कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनका साथ दे देगी। हालांकि बीजेपी का कहीं पे कोई व्यक्ति ना जयपुर क्या कहते हैं अजमेर के दरगाह में कोई बीजेपी का व्यक्ति जुड़ा है जिसने डाली है याचिका, ना ही संभल में ऐसा तो वही नैरेटिव्स है ना जो फैलाए जा रहे हैं। खैर, मेरे को लगता है कि 34 साल की एक महिला जिसको मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है, उसके तरफ से धमकी दी जाती है या फिर दिलवाई जाती है महाराष्ट्र में थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए, ये तो फिलहाल पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, पीएम सुरक्षित हैं,
और घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसी कॉल आती है तो इनको न सिर्फ ट्रेस किया जाए, न सिर्फ इनको पकड़ा जाए, बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात इसी से खत्म कीजिएगा, क्योंकि पकड़े जा जैसे ही पता चलता है कि धमकी मिल गई, जैसे उनका इनपुट मिलता है तो ये होता है कि पागल, मानसिक रूप बिल्कुल से बिल्कुल विक्षिप्त है। बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि मुझे याद है योगी आदित्यनाथ के केस में एक शख्स ने बकायदा ऑन कैमरा बोला कि बकरे की तरह काटूंगा, पकड़ा गया तो माफी मांगने लगा। तो इन जैसे लोगों पर पहले से ही लगाम लगनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हेट स्पीच कैसे दे रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी ना बोला जाए। बहरहाल ये खबर सामने आई नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, और ऐसे लोगों पर जो धमकी भरे कॉल करते हैं बाद में शरारती तत्व कहकर पुलिस भी पल्ला झाड़ लेती है, क्या राय रखते हैं ऐसे लोगों पर और ऐसी खबरों पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।